Hello everyone, it's me Shilpi and I welcome you all to my channel. For study related videos, subscribe to my channel and press the bell icon for latest updates. आज जो हम टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं वो बॉटनी का बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, टेक्सोनॉमी। देखिए, टेक्सोनॉमी को सिस्टमेटिक्स नाम से भी जाना जाता है और टेक्सोनॉमी को सिस्टमेटिक बॉटनी भी कहा जाता है। सो टेक्सोनॉमी हम बेसिकली पढ़ते हैं एंजियोस्पर्म्स की। टेक्सोनॉमी क्या है? टेक्सोनॉमी बॉटनी की एक ऐसी ब्रांच है जो कि डील करती है प्लांट्स के आइडेंटिफिकेशन से, प्लांट्स के नॉमेनक्लेचर से और प्लांट्स के क्लासिफिकेशन से। टेक्सोनॉमी दो ग्रीक वर्ड से मिलकर बनता है, जिसमें टेक्सिस का मतलब होता है अरेंजमेंट और नोमोस का मतलब होता है लॉ और रूल। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि अरेंजमेंट ऑफ प्लांट्स अकॉर्डिंग टू सम लॉज और रूल। ठीक है, जो टेक्सोनॉमी टर्म थी वो सबसे फर्स्ट बार किसने दी थी? A.P. डे कैंडोले ने 1813 में। कैरोलस लिनेयस एक स्वीडिश बॉटनिस्ट थे जिनको कहा जाता है फादर ऑफ टेक्सोनॉमी या फादर ऑफ सिस्टमेटिक बॉटनी, क्योंकि टेक्सोनॉमी का ही नाम है सिस्टमेटिक बॉटनी या सिस्टमेटिक्स। जो सिस्टमेटिक्स टर्म है वो कैरोलस लिनेयस ने दी थी, जबकि टेक्सोनॉमी टर्म है वो किसने दी थी? A.P. डे कैंडोले ने। अब हम पढ़ते हैं टेक्सोनॉमी के टाइप्स। टेक्सोनॉमी में फर्स्ट है अल्फ़ा टेक्सोनॉमी। देखिए, अल्फ़ा टेक्सोनॉमी जो टर्म है वो ट्यूरिल नामक साइंटिस्ट ने दी थी 1938 में। और अल्फ़ा टेक्सोनॉमी में क्या करते हैं कि प्लांट्स का आइडेंटिफिकेशन और क्लासिफिकेशन किसके बेसिस पे करते हैं? सिर्फ और सिर्फ मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स। मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स कौन से होते हैं? बाहर से कैसा प्लांट दिखता है, सिर्फ उसी के बेसिस पे कि प्लांट हर्ब है, शर्ब है, ट्री है, या प्लांट की स्टेम कैसी है, हर्बेशियस से वुडी है, प्लांट की रूट्स कैसी है, टैप रूट है, एडवेंटिशियस है, फ्लावर कैसा है, और सारे कैरेक्टर्स जो आउटर हमको दिखते हैं, मॉर्फोलॉजिकल जो कैरेक्टर्स होते हैं, उन्हें स्टडी किया जाता है अल्फ़ा टेक्सोनॉमी में। नेक्स्ट है बीटा टेक्सोनॉमी। देखिए, बीटा टेक्सोनॉमी भी ट्यूरिल ने ही दी थी, लेकिन बीटा टेक्सोनॉमी को बायोसिस्टमैटिक्स भी कहा जाता है। इसमें हम सिर्फ और सिर्फ मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर को स्टडी नहीं करते, बट उसके साथ में हम करते हैं जेनेटिकल कैरेक्टर्स को, एनाटॉमिकल कैरेक्टर्स को, साइटोलॉजिकल, पेलाइनोलॉजिकल, फिजियोलॉजिकल और दूसरे कई सारे कैरेक्टर्स को स्टडी करके प्लांट का आइडेंटिफिकेशन और क्लासिफिकेशन किया जाता है बीटा टेक्सोनॉमी में। ठीक है, अब बात होती है ओमेगा टेक्सोनॉमी की। ओमेगा टेक्सोनॉमी इज़ बेस्ड ऑन ऑल द इंफॉर्मेशन अवेलेबल अबाउट प्लांट्स। देखिए, जो भी एक प्लांट है, चाहे उसकी एनाटॉमिकल इंफॉर्मेशन हो, चाहे साइटोलॉजिकल हो, चाहे मॉर्फोलॉजिकल हो, उस इंफॉर्मेशन पे क्या बेस्ड होती है? ओमेगा टेक्सोनॉमी। अब नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो है नॉमेनक्लेचर। नॉमेनक्लेचर वर्ड का मतलब क्या होता है? किसी भी ऑब्जेक्ट्स को नाम देना, उसे कहते हैं नॉमेनक्लेचर। भले वो प्लांट्स हो, चाहे एनिमल्स हो, चाहे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हो, इन सब के नेमिंग की प्रक्रिया को कहा जाता है नॉमेनक्लेचर। नॉमेनक्लेचर इज डिफाइंड एज द सिस्टम ऑफ नेमिंग ऑब्जेक्ट्स, बी इट अ प्लांट, बी इट एनिमल, बी इट एनी माइक्रो ऑर्गेनिज्म। अब ज़रूरत क्यों पड़ी ऑर्गेनिजम्स को नाम देने की? इसके दो कारण हैं। फर्स्ट तो ये कि जब पूरे वर्ल्ड में घूमते हैं हम, तो हर जगह की जोग्राफिकल एरिया के हिसाब से हर जगह की लैंग्वेज कैसी होती है? डिफरेंट होती है। इंडिया में भी कई सारी लैंग्वेजेस है, उसी तरह पूरे वर्ल्ड में अलग अलग लैंग्वेजेस बोली जाती है। तो अगर एक प्लांट को हम इंडिया में नाम दे देते हैं मैंजीफेरा इंडिका, मतलब मैंगो, उस नाम को कोई और जगह पे मैंगो को कुछ और कहा जाएगा, इंडोनेशिया में मैंगो को, अमेरिका में कुछ और कहा जाएगा। मैंगो इज़ ए जनरल टर्म, लेकिन उस प्लांट का बॉटनिकल नेम होना ज़रूरी है जिसे कि पूरे वर्ल्ड में एक ही नाम से जाना जाए। अगर मैंगो को आप मैंजीफेरा इंडिका कहोगे तो पूरे वर्ल्ड में वो मैंजीफेरा इंडिका के नाम से ही जाना जाएगा, चाहे अमेरिका चले जाओ, ऑस्ट्रेलिया चले जाओ, यूरोप चले जाओ। ठीक है, और दूसरी क्या बात थी कि जो अर्ली जो पीरियड था उसमें जो साइंटिस्ट बॉटनिकल नेम, जूलॉजिकल नेम देते थे वो पॉलिनोमियल्स होते थे, मतलब उस नाम में कई सारे वर्ड मिले होते थे, जिससे कि उसके बॉटनिकल या जूलॉजिकल नेम को लर्न करने में बहुत दिक्कत आती थी, क्योंकि हर एक ऑर्गेनिज्म का अगर कई सारे वर्ड को मिलाकर नाम बनता है तो वो कितना बड़ा हो जाता है, और इतने सारे प्लांट्स और एनिमल्स के नाम याद रखना तो बहुत मुश्किल हो जाता था। इसलिए ज़रूरत पड़ी हमें नॉमेनक्लेचर की। ठीक है, अब जो नॉमेनक्लेचर में हम जो सिस्टम फॉलो करते हैं वो होता है बाइनोमियल सिस्टम ऑफ नॉमेनक्लेचर। बाइनोमियल मतलब दो नाम से बना हुआ एक नाम।
ठीक है, दो नाम से बना हुआ पूरे प्लांट का एक नाम, उसे कहते हैं बाइनोमियल सिस्टम। ये किसने दिया था? बाइनोमियल सिस्टम ऑफ नॉमेनक्लेचर दिया था कैरलस लिन्नेयस ने, जो कि फादर ऑफ टैक्सोनॉमी है। ध्यान में रखना, फादर ऑफ टैक्सोनॉमी कौन है? कैरलस लिन्नेयस। और कैरलस लिन्नेयस ने ही बाइनोमियल सिस्टम ऑफ नॉमेनक्लेचर दिया था अपनी एक किताब में जिसका नाम है स्पीशीज प्लांटेरम। स्पीशीज प्लांटेरम नामक किताब में उन्होंने मेंशन किया है बाइनोमियल सिस्टम ऑफ नॉमेनक्लेचर के बारे में। अब इसके रूल्स पढ़ लेते हैं। इस सिस्टम के अकॉर्डिंग हर एक जो प्लांट है वो लैटिन लैंग्वेज में लिखा जाएगा, दो लैटिन वर्ड से मिलकर के बना है। अब लैटिन लैंग्वेज ये क्यों चूज़ करी? क्योंकि ये सबसे कम बार मॉडिफाई हुई हुई लैंग्वेज है, ये बहुत ओल्ड लैंग्वेज है और लैटिन लैंग्वेज में सब जगह पूरे वर्ल्ड में सिमिलर ही चलती है, उसमें कोई चेंजेस नहीं आते हैं। जैसे कि इंग्लिश जो लैंग्वेज है वो यूरोपियन इंग्लिश अलग होती है, अमेरिकन एक्सेंट की इंग्लिश अलग होती है। सो ऐसे कई सारी लैंग्वेजेस है जो कहीं भी जाते हैं तो कुछ ना कुछ चेंज हो ही जाता है, लेकिन लैटिन लैंग्वेज ऐसी लैंग्वेज है जो हमेशा सिमिलर रहती है। इसीलिए हमने नॉमेनक्लेचर देने के लिए लैटिन लैंग्वेज का यूज़ किया। अब जो लैटिनाइज्ड वर्ड हैं, फर्स्ट और सेकंड दो वर्ड से मिलकर नाम बना है, तो उसमें फर्स्ट वर्ड किससे रिप्रेजेंट करता है? वो रिप्रेजेंट करता है जीनस को, जिसे जेनरिक नेम कहा जाता है या जेनरिक एपिथेट। जबकि जो सेकंड वर्ड है, बाद वाला वर्ड है, वो स्पीशीज़ को डिनोट करता है, जिसे कहा जाता है स्पेसिफिक नेम या स्पेसिफिक एपिथेट। ठीक है, जो जेनरिक एपिथेट है, मतलब जो जीनस का नाम है, उसकी स्टार्टिंग हमेशा कैपिटल लेटर से होती है, लेकिन जो बाद वाला वर्ड है, जो स्पेसिफिक एपिथेट है, जो स्पीशीज़ का नाम है, उसकी स्टार्टिंग हमेशा स्मॉल लेटर से होती है। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंजीफरा इंडिका, इसमें मैंजीफरा तो जीनस है और इंडिका स्पीशीज़ है। सो जीनस की स्टार्टिंग कैसे होगी? कैपिटल लेटर से। तो मैंजीफरा में एम होगा कैपिटल और इंडिका स्पीशीज़ है तो इसकी स्टार्टिंग होगी स्मॉल लेटर से, तो आई होगा स्मॉल। समझ गए? अब इसमें जो दोनों नेम है, अगर हम हाथ से लिखते हैं तो उनको सेपरेटली अंडरलाइन करेंगे। ठीक है, चाहे वो बॉटनिकल नेम हो चाहे जूलॉजिकल नेम हो, उनको सेपरेटली अंडरलाइन करेंगे। लेकिन अगर हम उसको टाइप कर रहे हैं या प्रिंट कर रहे हैं तो उसे इटैलिक्स में कर देंगे, और जब वर्ड्स इटैलिक्स में कर देते हैं तो उसके नीचे अंडरलाइन नहीं करनी पड़ती है। और जो जेनेरिक और स्पेसिफिक नेम्स है वो किस पर बेस्ड होते हैं? या तो जिस साइंटिस्ट ने उस स्पीशीज़ को खोजा है उसके नाम पर बेस्ड होते हैं, या उस प्लांट के कुछ इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है, कोई स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक है उसके नाम पे बेस्ड होते हैं, या कोई लेजेंड है उसके नाम पर भी बेस्ड हो सकते हैं, या जिस प्लेस पर वो मिल रहा है स्पीशीज़, जहाँ पे उसकी खोज हुई है, डिस्कवरी हुई है, उस प्लेस के नाम पर भी रख सकते हैं जेनेरिक या स्पेसिफिक नेम। अब बात आई ऑथर की, ऑथोरिटी की। जिसने उस स्पीशीज़ की खोज करी है, डिस्कवरी करी है, उस ऑथर का नाम कब आएगा? स्पीशीज़ के बाद में, और वो नाम हमेशा बोल्ड लेटर में लिखा जाएगा, ना कि कोई इटैलिक्स में, और ना ही उसके नीचे होगी कोई अंडरलाइन। ठीक है, सो जैसे मैंजीफरा इंडिका ये हमने लिखा इटैलिक्स में, और अगर हाथ से लिख रहे हैं तो उसके नीचे अंडरलाइन करेंगे, और लास्ट में आ जाएगा कैपिटल लेटर में एल। एल डिनोट्स लिन्नेयस, जिस साइंटिस्ट ने उसकी खोज करी है, जो उस स्पीशीज़ की अथॉरिटी है, उसके नेम का लेटर आ जाएगा, या पूरा नाम भी हम लिख सकते हैं। वो लिखेंगे कैपिटल लेटर से स्टार्ट करेंगे और बोल्ड में लिखेंगे। ठीक है, अब बात नेक्स्ट इसमें जो रूल है वो है जो स्पेसिफिक नेम है, जो स्पेसिफिक एपिथेट है और जो ऑथर का नाम है, उसके बीच में कोई कॉमा, कोई हाइफन, कोई डॉट, कुछ भी नहीं आएगा। और बाइनोमियल्स को सबसे ज़्यादा प्रिसाइज माना जाता है कॉमन नेम्स के कंपैरिजन में, और ये इंटरनेशनली एक्सेप्टेड रूल है। अब नेक्स्ट जो टॉपिक मैं बताने जा रही हूँ वो इंटरनेशनल कोड ऑफ बॉटनिकल नॉमेनक्लेचर है। ये सिलेबस का पार्ट नहीं है, बट इसमें से भी क्वेश्चंस आ सकते हैं। सो जो इंटरनेशनल कोड ऑफ बॉटनिकल नॉमेनक्लेचर है उसकी फाउंडेशन रखी गई थी फिलोसोफिया बॉटनिका नामक किताब में, जिसे लिखा गया था कैरोलस लिन्नेयस द्वारा। ICBN कब अपीयर हुए थे? 1978 में। मेन पॉइंट्स इसके क्या है कि भाई जो बॉटनिकल नॉमेनक्लेचर है वो जूलॉजिकल नॉमेनक्लेचर के इंडिपेंडेंट रहता है। ठीक है,
और जो वर्ड जो टैक्सा है जिसका सिंगुलर कहलाता है टैक्सन, इट रिप्रेजेंट्स टैक्सोनॉमिक ग्रुप्स ऑफ एनी रैंक, दैट इज एनी यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन। और जो स्पीशीज़ है वो ही बेसिक और रिलेटिव ऑर्डर है किसी टैक्सा का, और ये इस स्वरूप में जमाया जाता है सबसे डाउन से लेके अप में। सबसे फर्स्ट होती है स्पीशीज़, उसके बाद होती है जीनस, जीनस के बाद ट्राइब, ट्राइब को रखा जाता है फैमिली में, फैमिलीज़ को मिलाकर बनता है एक ऑर्डर, ऑर्डर्स को मिला के बनती है एक सीरीज़, सेवरल सीरीज़ को मिला के बनती है एक क्लास, और क्लासेस को मिला के बनता है डिवीज़न, और डिवीज़न के अबव है सबसे ऊपर किंगडम, जैसे कि प्लांट किंगडम और एनिमल किंगडम्स, ये सबसे बड़ा डिवीज़न है। ठीक है, उसके बाद में कि कुछ आईसीबीएन में दिया गया था कि कुछ डिफरेंट रैंक्स और कैटेगरीज के साथ में एक डिफरेंट एंडिंग लगती है, जैसे कि डिवीज़न के साथ में फाइटा लगता है एंड में जो सफिक्स लगता है वो, सब डिवीज़न के साथ में फाइटिना लगता है, क्लास के साथ में ए लगता है, ऑर्डर में एल्स लगता है, सब ऑर्डर में INEAE लगता है, फैमिली में लगता है ACEAE, सब फैमिली में लगता है OIDEAE। ठीक है, अब जो फैमिलीज़ के नेम होते हैं, ठीक है, फैमिलीज़ के नेम प्लूरल एडजेक्टिव में काउंट किए जाते हैं, जैसे कि सोलेनेसी, लिलिएसी, इस तरह। अब कुछ जो फैमिलीज़ हैं उनके ओल्ड और न्यू नेम भी हैं, उस पर क्वेश्चन कई बार आ चुके हैं, जैसे ग्रैमिनी का न्यू नेम है पोएसी, पामी का न्यू नेम है एरिकेसी, क्रूसीफरे का न्यू नेम है ब्रेसिकेसी, गटीफरे का न्यू नेम है क्लूसिएसी, लेबिएटे का न्यू नेम है लेमिएसी, कंपोजिटी का न्यू नेम है एस्टरेसी, अम्बिलिफेरे का न्यू नेम है एपीएसी। ठीक है, तो ये सारे ओल्ड और न्यू नेम हमें ध्यान में होने चाहिए। अब नेक्स्ट जो बात होती है वो होती है टॉटोनिम्स के बारे में। देखिए टॉटोनिम्स क्या होते हैं, टॉटोनिम्स वो होते हैं जिसमें जीनस का नेम और स्पीशीज़ का नेम सिमिलर होता है। फॉर एग्जांपल नाजा नाजा, लिनेरिया लिनेरिया। सो जो टॉटोनिम्स होते हैं वो बॉटनिकल नेम में इललेजिटिमेट होते हैं, उनको नहीं माना जाता है। सो टॉटोनिम्स कहाँ पर फॉलो किए जाते हैं, टॉटोनिम्स फॉलो किए जाते हैं जूलॉजिकल नॉमेनक्लेचर में। एनिमल्स का जो नाम रखा जाता है उसमें टॉटोनिम्स फॉलो कर सकते हैं। टॉटोनिम्स का मतलब समझ में आ गया, जिसमें जीनस और स्पीशीज़ का नेम सिमिलर होता है, लेकिन बॉटनिकल नॉमेनक्लेचर में टॉटोनिम्स आर इललेजिटिमेट। करेक्ट। देखिए नेक्स्ट जो रूल है उसमें क्या है कि जो जीनस और स्पीशीज़ दो वर्ड से मिलकर बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर बनता है। सो अगर किसी में अगर एपिथेट दो से या दो से ज़्यादा वर्ड से बना हो तो उसके बीच में लग जाता है हाइफन। फॉर एग्जाम्पल ट्राइगोनेला फिनम ग्रेकम, ये तो 3 वर्ड्स हो गए, तो फिनम और ग्रेकम के बीच में क्या आ जाएगा, हाइफन। उसी तरह हिबिस्कस रोज़ा साइनेंसिस है तो उसमें रोज़ा और साइनेंसिस के बीच में क्या आ जाएगा, हाइफन। ठीक है, अब नेक्स्ट इसमें एक और टॉपिक है प्रायोरिटी प्रिंसिपल। ये सिलेबस में मेंशन भी किया हुआ है। जब एक ही स्पीशीज़ को कई सारे साइंटिस्ट द्वारा नेम दिया जाता है तो उसमें से हम कौन से नाम को एलिजिबल मानेंगे, कौन सा नाम परफेक्ट होगा उसके लिए, कौन सा नाम सही होगा। सो जो सबसे पहले दिया है नाम और जिसमें पब्लिकेशन में बिल्कुल वैलिड है, इफ़ेक्टिव है, सो उसी को नाम को करेक्ट मान लिया जाएगा। जैसे कि वैलिड पब्लिकेशन की डेट कब से मानी जाती है, जब से स्पीशीज प्लेंटेरम लिखी गई थी लिनियस द्वारा। सो वो डेट है 1 मई 1753। उसके बाद अगर कोई साइंटिस्ट ने खोज करी हो कोई स्पीशीज़ की और सबसे पहले जैसे मैंजीफेरा इंडिका को लिनियस ने दिया, उसके बाद में अगर सेवरल साइंटिस्ट उसी स्पीशीज़ को खोजेंगे तो उनके बेसिस पर नाम नहीं रखा जाएगा, क्योंकि सबसे फर्स्ट वो ऑलरेडी डिस्क्राइब्ड है। सो इसी को कहते हैं प्रायोरिटी प्रिंसिपल। अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है टाइपिफिकेशन। टाइपिफिकेशन में फैमिली और फैमिली से बिलो रैंक वाले टैक्सा में नाम दिया जाता है और उसे किसके माध्यम से दिया जाता है, नॉमेनक्लेचरल टाइप के माध्यम से। अब नॉमेनक्लेचरल टाइप क्या होता है, नॉमेनक्लेचरल टाइप एक ऐसा एलिमेंट है जिससे कि नाम हमेशा एसोसिएटेड रहता है। अब वो कुछ इस प्रकार से हैं, जिसमें फर्स्ट टाइप है होलोटाइप। होलोटाइप एक ऐसा स्पेसिमेन या एलिमेंट है जिसे कि ऑथर द्वारा नॉमेनक्लेचरल टाइप का दर्जा दिया जाता है।
जो बेसिक पॉइंट है वो नॉमेनक्लेचरल टाइप ही है, बाकी सब उसके सब टाइप्स हैं। सेकेंड है आइसोटाइप। जब अगर एक ही समय पे कई सारे प्लांट्स को कलेक्ट किया जाए तो फर्स्ट उसमें से हो जाता है होलोटाइप और बाकी सब उसके डुप्लीकेट बन जाते हैं, सो उन डुप्लीकेट्स को कहते हैं आइसोटाइप। थर्ड है लैक्टोटाइप। जब पब्लिकेशन के टाइम पे, जब होलोटाइप के पब्लिकेशन के टाइम पे अगर होलोटाइप मिसिंग हो तो फिर एक एलिमेंट को सेलेक्ट किया जाता है ओरिजिनल मटेरियल में से, जिसे क्या नाम दे दिया जाता है, लैक्टोटाइप। उसके बाद है सिन टाइप। सिन टाइप क्या है कि दो अगर स्पेसिमेंस है उसमें से एक को तो नॉमेनक्लेचरल टाइप कह देंगे और दूसरे को क्या कह देंगे, सिन टाइप। ठीक है। अब है नियो टाइप। नियो वर्ड का मतलब है न्यू। जब अगर जिस बेसिस पर प्लांट की स्पीशीज़ की सारी इंफॉर्मेशन बेस्ड थी वो सब चीज़ें मिसिंग है, सब गुम हो गई है, तो एक नए स्पेसिमेन को हम लाएंगे और उसे नॉमेनक्लेचरल टाइप का दर्जा दे देंगे, तो उसे क्या कहते हैं, न्यू टाइप। ठीक है। ये था टाइपिफिकेशन का कंसेप्ट। सारे टॉपिक इसके कंप्लीट हो गए। अब नेक्स्ट हम करेंगे क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन हमको पढ़ना है नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, जो कि दिया था बेंथम एंड हुकर द्वारा। जॉर्ज बेंथम और जेडी हुकर ये दोनों इंग्लिश बॉटनिस्ट थे और ये दोनों रॉयल बॉटेनिक गार्डन क्यू इंग्लैंड में वर्क करते थे। जेडी हुकर एक प्लांट एक्सप्लोरर और जोग्राफर थे और बेंथम हुकर भी जोग्राफर थे। अब इन दोनों ने इनका नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन 3 वॉल्यूम में दिया है और ये वॉल्यूम पब्लिश हुए हैं जेनेरा प्लांटेरम में। ठीक है। फर्स्ट वॉल्यूम पब्लिश हुआ था 1862 में और लास्ट वाला हुआ है 1883 में। और उन्होंने जितने भी प्लांट्स को क्लासीफाई करा है वो नेचुरल सिस्टम के बेसिस पर क्लासीफाई करा है। नेचुरल सिस्टम मतलब जो भी अवेलेबल नेचुरल कैरेक्टर हैं उन प्लांट्स के, उसके बेसिस पर ही डिवाइड किया है। अब जो ब्रीफ आउटलाइन है क्लासिफिकेशन की वो कुछ इस तरह है कि इस क्लासिफिकेशन में 202 फैमिलीज दी गई है एंजियोस्पर्म्स की, जिसको फर्दर 97,205 स्पीशीज़ में और 7,569 जेनेरा में डिस्क्राइब किया गया है। उसके बाद में जिम्नोस्पर्म्स को डाइकोटिलिडॉन्स और मोनोकोटिलिडॉन्स के बीच में प्लेस किया गया है। फैमिलीज स्टार्ट होती है रेनिनकुलेसी से और एंड होती है पोएसी से। ये सिस्टम जो है वो वाइडली एक्सेप्टेड है ब्रिटेन में, कॉमनवेल्थ कंट्री में, लेकिन ये यूरोप में, नॉर्थ अमेरिका और जर्मनी में एक्सेप्टेड नहीं है। ये क्लासिफिकेशन प्रैक्टिकल्स में बहुत ईजीली वर्केबल है और जो वर्ल्ड के ऑलमोस्ट जितने भी हर्बेरिया हैं वो नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग ही अरेंज किए हुए हैं। इसकी इम्पॉर्टेंट मेरिट ये है कि इसमें जो हर मटेरियल को न्यू मटेरियल की तरह ही स्टडी किया गया है और हर एक प्लांट की अच्छे से डिस्क्रिप्शन दी गई है। अब हम इस की आउटलाइन देख लेते हैं इस क्लासिफिकेशन की, फिर हम इसके डीमेरिट्स भी डिस्कस करेंगे। इसमें स्पर्मेटोफाइटा या सीड प्लांट्स है या हमारे एंजियोस्पर्म्स हैं, इनको स्पर्मेटोफाइटा या सीड प्लांट्स को 3 ग्रुप में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट है डाइकोटिलिडॉन्स, सेकेंड है जिम्नोस्पर्म्स और थर्ड है मोनोकोटिलिडॉन्स। इसमें डाइकोटिलिडॉन्स को 3 क्लासेस में डिवाइड किया गया है और मोनोकोटिलिडॉन्स को डायरेक्टली 7 सीरीज में डिवाइड किया गया है। सो डाइकोटिलिडॉन से स्टार्ट करते हैं, उसको 3 क्लास में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट है पॉलीपेटली, जिसमें कि पेटल्स फ्री रहते हैं, एक दूसरे से जुड़े हुए नहीं होते हैं। सेकेंड है गैमोपेटली, गैमोपेटली में पेटल्स फ्यूज्ड रहते हैं और मोनोक्लेमाइडी में पेरियांथ यूनिसेरिएट रहता है। बाकी पॉलीपेटली और गैमोपेटली में पेरियांथ बाइसीरिएट रहता है। अब जो पॉलीपेटली और गैमोपेटली है ये दोनों क्लासेस को 3 सीरीज़ में डिवाइड किया गया है, मतलब टोटल 6 सीरीज़ में डिवाइड किया गया है। और जो मोनोक्लेमाइडी है उसको 8 सीरीज़ में डिवाइड किया गया है। सो पॉलीपेटली की 3 सीरीज़ है, थैलेमीफ्लोरे, डिस्कीफ्लोरे और कैलाइसीफ्लोरे। थैलेमीफ्लोरे में 6 ऑर्डर्स है, रेनेल्स जिसकी फर्स्ट फैमिली है रेनिनकुलेसी, पेराइटेल्स में ब्रेसिकेसी, पॉलीगैलिनी, कैरियोफाइलिने, गटीफरेल्स, मालवेल्स जिसमें मालवेसी फैमिली है। डिस्कीफ्लोरे में 4 ऑर्डर्स है, जिरानियल्स, ओलाकेल्स, सेलास्ट्रेल्स और सेपिंडेल्स। कैलाइसीफ्लोरे में 5 ऑर्डर्स हैं, रोजेल्स, मिर्टेल्स, फिकोइडेल्स, प्लेसीफ्लोरेल्स, अम्बिलेल्स। ठीक है।
अब गैमोपेटली में 3 सीरीज है, इनफरे, हिट्रोमिरे और बाइकार्पेलिटी, जिसमें इनफरे सीरीज के अंदर 3 ऑर्डर्स है, रूबियल्स, एस्टरेल्स एंड कॉम्पान्यूलेल्स। हिट्रोमरे में 3 ऑर्डर्स हैं, एरिकेल्स, एबनेल्स और प्राइम्यूलेल्स। बाइकार्पेलिटी में 4 ऑर्डर्स है, जेंटियानेल्स, पॉलीमोनियल्स, पर्सोनेल्स और लेमियल्स। इसी तरह जो थर्ड क्लास है मोनोक्लमाइडी, जिसमें पेरियांथ यूनिसीरिएट मिलता है, उसको डायरेक्टली 8 सीरीज में डिवाइड किया गया, उसका फर्दर डिस्क्रिप्शन नहीं दिया है। जो फर्स्ट सीरीज है वो है कर्व एम्ब्रिये, सेकेंड में मल्टी ओव्यूलेटे एक्वेटिके, थर्ड है मल्टी ओव्यूलेटे टेरिस्ट्रिस, देन माइक्रो एम्ब्रिये, डेफनेल्स, अक्लामाइडोस्पोरियई, यूनिसेक्सुअल्स और ऑर्डाइन्स एनोमली। ठीक है, अब जिम्नोस्पर्म्स में कोई डिवीजन नहीं किया गया है। और लास्ट में आ जाते हैं मोनोकोटिलिडन्स, जिसमें कोटिलिडन या सीड कोट होता है ओनली 1, जिसका पेरियांथ भी यूनिसीरिएट है। इसको डायरेक्टली 7 सीरीज में डिवाइड किया गया है, माइक्रोस्पर्मी, एपिगाइनी, एपोकार्पी, कोरोनेरिये, कैलाइसिने, न्यूडीफ्लोरे और ग्लूमेसी। ठीक है, ग्लूमेसी मतलब लास्ट है, ग्लूमेसी का मेंबर पोएसी। अब जो डीमेरिट्स है इस क्लासिफिकेशन की, वो सबसे फर्स्ट तो साफ दिख रही है कि जिम्नोस्पर्म को 2 एंजियोस्पर्म्स के बीच में रख दिया गया है। ये सबसे बड़ी डीमेरिट थी, क्योंकि डाइकोटिलिडन्स और मोनोकोटिलिडन्स दोनों एंजियोस्पर्म्स है और जिम्नोस्पर्म्स जिसमें नेकेड सीड्स होते हैं वो अलग डिवीजन है। ठीक है, डाइकोट्स हैव बीन डिवाइडेड इनटू क्लासेस, सीरीज एंड ऑर्डर्स, जबकि मोनोकोटिलिडन्स को डायरेक्टली सीरीज में डिवाइड कर दिया गया है। ये भी एक डीमेरिट है। नेक्स्ट जो डीमेरिट है वो है पॉलीपेटली। पॉलीपेटली मतलब पेटल्स फ्री, जिसमें कि सुपीरियर ओवरी मिलती है, वो प्लांट्स को फर्स्ट रखा गया है, जबकि गैमोपेटली इंफीरियर ओवरी को लास्ट रखा गया है। जबकि इंफीरियर ओवरी एक प्रिमिटिव कैरेक्टरिस्टिक है, उसे पहले रखना चाहिए था, जबकि पॉलीपेटली को इन्होंने पहले रख दिया है। ये भी एक डीमेरिट है। उसके बाद में पैसिफ्लोरेल्स ऑर्डर में कुकुरबिटेसी जो फैमिली है उसमें ऑलमोस्ट गैमोपेटलस कंडीशन मिलती है, लेकिन उसके बावजूद भी इसे किस कंडीशन में रखा गया है? पॉलीपेटली में, पॉलीपेटली सीरीज में इसे रख दिया गया है। सो ये भी इसका एक डीमेरिट है। सो ये हमने देखा क्लासिफिकेशन, नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन बाय बेंथम एंड हुकर। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो है हर्बेरियम। हर्बेरियम क्या होता है कि किसी प्लांट को हमने कलेक्ट किया, उसको ड्राई करा, उसे प्रेस करा और हर्बेरियम शीट पर माउंट कर दिया। सो उसकी वजह से हमें क्या मिल गया? उस प्लांट का कंप्लीट डिस्क्रिप्शन मिल गया, ताकि हम उसे अच्छे से आइडेंटिफाई कर सके और उसको डेफिनेट सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग उसे क्लासीफाई कर सके, ताकि हमें उस प्लांट से रिलेटेड मैक्सिमम इंफॉर्मेशन मिल सके। उसे क्या कहते हैं? हर्बेरियम। लेमन की लैंग्वेज में अगर कहा जाए तो हर्बेरियम एक शीट है जिसका डायमेंशन है 16.5 इंटू 11.5 इंचेस। इस टाइप की एक शीट है। उस शीट पर प्लांट पार्ट को पेस्ट कर दिया या प्लांट को माउंट कर दिया, जिसमें कि उसकी लीफ भी अच्छे से शो हो रही है, रूट्स भी अच्छे से शो हो रही है, फ्लावर दिख रहा है, ताकि हम पहचान सके, बाद में भी स्टडी कर सके कि ये प्लांट कैसा होता है। ठीक है, अब इसमें ध्यान में रखने वाले रूल्स ये है कि सक्यूलेंट्स जो होते हैं उनको हर्बेरियम शीट पर माउंट नहीं किया जाता है, बल्कि उन्हें 4% फॉर्मेलिन या फॉर्मेलिन एसिटिक एसिड में कलेक्ट किया जाता है। स्पेसिमेन जो हमने हर्बेरियम शीट पर माउंट करने के लिए लिया है उसमें सारे पार्ट्स होने चाहिए, रूट्स होनी चाहिए, फ्लावर्स होने चाहिए और यंग फ्रूट्स भी होने चाहिए। हर्बेरियम मेकिंग आर्ट किसने स्टार्ट करी थी? सीजल पिनी एट ऑल ने 1550 में स्टार्ट करी थी। नेक्स्ट है, वर्ल्ड के सबसे बड़े हर्बेरियम कहाँ पर प्रेजेंट है? रॉयल बोटेनिक गार्डन क्यू इंग्लैंड में, जहाँ पर 6 मिलियन स्पेसिमेंस प्रेजेंट है। इंडिया में सबसे ज़्यादा 10 लाख स्पेसिमेंस प्रेजेंट है इंडियन बोटेनिक गार्डन के हर्बेरियम में, जो कि कोलकाता में प्रेजेंट है। उसके बाद 3 लाख स्पेसिमेंस प्रेजेंट है FRI देहरादून के हर्बेरियम में। उसके बाद 2 लाख स्पेसिमेंस प्रेजेंट है किसके हर्बेरियम में? एग्रीकल्चरल कॉलेज एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट कोयम्बटोर में। और 40,000 स्पेसिमेंस कहाँ प्रेजेंट है? नेशनल बोटेनिक गार्डन लखनऊ के हर्बेरियम में।
अब नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है बॉटनिकल गार्डन्स। देखिए बॉटनिकल गार्डन क्यों बनाए जाते हैं, ताकि लिविंग प्लांट्स का कलेक्शन करें और जिससे कि जो स्टडी कर रहे हैं, जो बॉटनिस्ट हैं या कोई साइंटिस्ट है जो प्लांट पे स्टडी कर रहे हैं, वो उनकी लाइफ साइकिल देख सके प्लांट्स की। सो सबसे लार्जेस्ट जो बॉटनिकल गार्डन है वो है रॉयल बॉटनिक गार्डन क्यू, इंग्लैंड में। ये हेनरी कार्पेल के एक प्राइवेट गार्डन के रूप में स्टार्ट हुआ था। एक्चुअल हिस्ट्री इसकी स्टार्ट हुई थी 1759 में, जब विलियम एटन को इसका फर्स्ट सुपरिटेंडेंट बनाया गया था। उसके बाद में 1841 में ये जो गार्डन है वो क्राउन से स्टेट की तरफ ट्रांसफ़र कर दिया गया था और ये गार्डन स्टार्ट हुआ था 20 एकड़ लैंड में, लेकिन अब इसकी लैंड है 300 एकड़्स की। अब इंडिया में जो बॉटनिकल गार्डन प्रेजेंट है उसमें सबसे बड़ा कौन सा है, इंडियन बॉटनिकल गार्डन कोलकाता में। ये भी इकोनॉमिक रीज़न के कारण ही स्टार्ट हुआ था, लेकिन अब ये साइंटिफिक स्टडी के लेकर के कंसर्न्ड है। और विलियम रॉक्सबर्ग है जो फादर ऑफ इंडियन बॉटनी है, उन्होंने इस गार्डन को वर्ल्ड फेमस बना दिया गया था। जॉर्ज किंग इंडियन बॉटनिकल गार्डन के डिज़ाइनर थे। अब ग्रेट जो बनियान ट्री है वो इंडियन बॉटनिकल गार्डन का कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। ये पूरे वर्ल्ड में जितने भी लार्जेस्ट लिविंग प्लांट्स हैं उसमें से एक है। इसकी एज करीबन 200 ईयर्स ओल्ड बताई जाती है और जो वॉक अराउंड द ट्री है वो 1/4 माइल जितना एरिया है। और अभी तक इस ट्री की कैनोपी बढ़ती ही जा रही है। इस ट्री की कैनोपी करीबन 4 एकड़ एरिया घेरे हुए है। नेक्स्ट छोटा सा टॉपिक है बॉटनिकल सर्वे ऑफ इंडिया। इसकी ब्रीफ इंट्रोडक्शन ही दूंगी, बाकी डिटेल भी आप इसकी वेबसाइट पर जाकर पढ़ सकते हैं। ये बॉटनिकल सर्वे ऑफ इंडिया 1890 में स्टार्ट हुआ था और इसके हेड क्वार्टर्स लोकेटेड है हावड़ा, कोलकाता में। मेन जो फंक्शन है बीएसआई का वो क्या है, प्लांट एक्सप्लोरेशन एंड प्रिपरेशन ऑफ रीजनल फ्लोरा एज वेल एज फ्लोरा ऑफ इंडिया। जो जितने भी रीजनल फ्लोरा है, जैसे नॉर्थ ईस्ट का फ्लोरा है, वेस्ट का फ्लोरा है, साउथ का फ्लोरा है, ये सारे फ्लोरा प्रिपेयर करने का काम किसका होता है, बॉटनिकल सर्वे ऑफ इंडिया का। सो ये सारे हमने टॉपिक कंप्लीट कर लिए। इसके बाद हम पढ़ेंगे जो फैमिलीज़ दी हुई है हमारे टॉपिक में उसे पढ़ेंगे। स्टार्टिंग करते हैं हम रेनिनकुलेसी फैमिली से। रेनिनकुलेसी फैमिली आती है रेनेल्स ऑर्डर में और ऑर्डर जो रेनेल्स हैं वो है पॉलीपेटली का मेंबर और पॉलीपेटली क्लास है डाइकोटिलिडॉन में। सो रेनेल्स ऑर्डर बेंथम एंड हुकर क्लासिफिकेशन में सबसे प्रिमिटिव ऑर्डर माना जाता है। सो स्टार्टिंग करते हैं हैबिट से। हैबिट कैसी होती है, इसमें मोस्टली हर्ब्स होते हैं जैसे कि रेनिनकुलस, डेल्फिनियम, नाइजेला और क्लीमेटिस इसमें क्लैम्बर होता है। रूट की बात होती है तो इनिशियल स्टेज में टैप रूट सिस्टम होता है जैसे कि मोस्ट ऑफ द डाइकॉट्स में मिलता है, लेकिन लेटर स्टेज में एडवेंटिशियस रूट से रिप्लेस हो जाता है। ठीक है। स्टेम कैसी होती है, क्योंकि जब हर्ब्स है तो स्टेम भी होगी हर्बेशियस, इरेक्ट होती है मतलब स्ट्रेट, सिलेंड्रिकल होती है, ग्लैब्रस होती है, ग्लैब्रस मतलब टच करने पे एकदम स्मूथ होती है ना, ब्रांच्ड होती है और सॉलिड होती है। नेक्स्ट लीव्स कैसी होती है, लीव्स इसमें होती है ऑल्टरनेट होती है, पीटियोलेट होती है। इस डायग्राम में आपको दिख रहा है लीफ स्टेम से अटैच है तो बीच में क्या प्रेजेंट है, लीफ का पीटियोल। पीटियोल की मदद से लीफ अटैच होती है स्टेम से। एक्स स्टिप्यूल्स है ये, मतलब यहाँ पे स्टिप्यूल्स प्रेजेंट नहीं है, आप डायग्राम में देख सकते हो। सिंपल लीफ है, लेमिना लीफ का लोब्ड है और विनेशन कैसा है, मल्टीकॉस्टेट रेटिकुलेट। इन्फ्लोरेसेंस जो टाइप है वो है साइमोज इन्फ्लोरेसेंस। सो स्टार्टिंग करते हैं हम रेनिनकुलेसी फैमिली से। रेनिनकुलेसी मेंबर है रेनेल्स ऑर्डर का और रेनेल्स ऑर्डर बेंथम एंड हुकर क्लासिफिकेशन के अंदर सबसे प्रिमिटिव ऑर्डर है। सो हैबिट कैसी होती है रेनिनकुलेसी के मेंबर्स की, मोस्टली हर्ब्स होते हैं जैसे कि रेनिनकुलस, डेल्फिनियम, नाइजेला, लेकिन क्लीमेटिस इसमें क्लाइंबर होता है। रूट इनिशियल स्टेज में टैप रूट सिस्टम होती है, बाद में हो जाती है एडवेंटिशियस रूट्स। स्टेम कैसी होती है, जब हर्ब्स है तो स्टेम भी हर्बेशियस ही होगी, इरेक्ट है, सिलेंड्रिकल है, ग्लैब्रस है, ब्रांच्ड स्टेम है और सॉलिड है। ठीक है। लीव्स कैसी होती है, लीव्स इस डायग्राम में देख सकते हैं ऑल्टरनेटली अरेंज्ड लीव्स है। पीटियोल की मदद से लीव्स स्टेम पर अरेंज्ड रहती है। एक्स स्टिप्यूलेट है मतलब स्टिप्यूल्स प्रेजेंट नहीं होते।
लीव्स सिंपल है, इसका लेमिना लोब्ड है और विनेशन कैसा है, मल्टी कॉस्टेड रेटिकुलेट। इन्फ्लोरेसेंस इसमें पाया जाता है साइमोस टाइप ऑफ इन्फ्लोरेसेंस। साइमोस इन्फ्लोरेसेंस की क्या खास बात है कि इसमें जब एक एक्सिस पर फ्लावर ग्रो होता है तो वो उस एक्सिस की ग्रोथ को रोक देता है, वहीं ग्रोथ स्टॉप हो जाती है। ठीक है, फ्लावर होते हैं इसमें पेडिसिलेट, ब्रैक्टिएट, हर्माफ्रोडाइट, एक्टिनोमॉर्फिक। एक्टिनोमॉर्फिक मतलब कि एक लाइन अगर हम सेंटर से पास करेंगे तो दो इक्वल पार्ट में डिवाइड हो जाएगा फ्लावर, उस कंडीशन को कहते हैं एक्टिनोमॉर्फिक कंडीशन। हाइपोगाइनस है और कंप्लीट है, मतलब सारे वर्ल्स प्रेजेंट है, पेटल, सेपल, एंड्रोशियम, गाइनोशियम सारे। देन केलेक्स, केलेक्स 5 सेपल्स है। पॉलीसेपलस कंडीशन है मतलब फ्री है। पेटलॉइड है मतलब पेटल जैसे दिखते हैं। और क्विंक्विंशियल एस्टिवेशन है, आप इस फ्लोरल डायग्राम में देख सकते हैं, 2 सेपल्स अंदर हैं, 2 कंप्लीटली बाहर है और एक वाल्वेट एस्टिवेशन में प्रेजेंट है, तो उसको क्या कहते हैं, क्विंक्विंशियल एस्टिवेशन। कोरोला, कोरोला में 5 पेटल्स है, पॉलीपेटलस कंडीशन है क्योंकि ये पॉलीपेटली क्लास के ऑर्डर में प्रेजेंट है। देन ओबवेट शेप के होते हैं इसमें कोरोला, हर पेटल के बेस पर एक नेक्टरी प्रेजेंट होती है। इम्ब्रिकेट इसका एस्टिवेशन होता है। इम्ब्रिकेट एस्टिवेशन में क्या होता है, एक पेटल अंदर, एक पेटल बाहर और 3 होते हैं वेलवेट एस्टिवेशन में, उसे कहते हैं इम्ब्रिकेट एस्टिवेशन। एंड्रोशियम मतलब मेल पार्ट है, उसकी बात हो रही है तो स्टेमेंस बहुत सारे होते हैं इसमें। पॉलीएंड्रस मतलब फ्री होते हैं स्टेमेंस। ठीक है, स्पाइरली फॉर्म में अरेंज रहते हैं, इस डायग्राम में आप देख सकते हैं। फिलामेंट्स इसके लॉन्ग होते हैं, ये एंथर होते हैं वो बेसी फिक्स्ड होते हैं, और एक्सट्रोस मतलब आउट फेसिंग एंड्रोशियम प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, गाइनोशियम इसमें पॉलीकार्पेलरी मौजूद होती है, मतलब कार्पेल्स 4 या 5 से ज़्यादा होते हैं तो पॉलीकार्पेलरी कंडीशन होती है। एपोकार्पस मतलब कार्पल्स फ्री होते हैं, कार्पेल एक दूसरे से जुड़े नहीं रहते। सुपीरियर ओवरी होती है, यूनिलॉक्यूलर होती है। बेसल प्लेजेंटेशन इसमें मौजूद होता है और हर लोकस में एक ही ओव्यूल प्रेजेंट होता है। फ्रूट होता है इसका एन इटेरियो ऑफ एकीन्स। एन इटेरियो ऑफ एकीन्स जैसा फ्रूट हमें स्ट्रॉबेरी में भी मिलता है। सेम स्ट्रॉबेरी को देख लो और रेनिनकुलस के फ्रूट को देख लो, ये हमने जो क्लासिफिकेशन पढ़ लिया और ये डिटेल पढ़ ली पूरी, वो रेनिनकुलेसी की पढ़ ली। अब नेक्स्ट हम पढ़ेंगे फैमिली लेग्यूमिनोसी। लेग्यूमिनोसी का न्यू नेम है फैबेसी और ये 3 सब फैमिलीज में डिवाइडेड है। फर्स्ट है पेपिलियोनेटी, सेकंड है सीजलपिनोइडी और थर्ड है माइमोसेसी। जो पेपिलियोनेटो जो सब फैमिली है वो पी की फैमिली है, मटर की फैमिली है। इसमें प्लांट्स हर्ब भी हो सकते हैं, शर्ब भी हो सकते हैं और ट्रीज भी हो सकते हैं, जैसे कि हर्ब्स हैं डेस्मोडियम मेलिलोटस, शर्ब्स है ब्यूटिया मोनोस्पर्मा और ट्री है डेलबर्जिया सीसो। ये प्लांट्स मोस्टली टेम्परेट रीजन में हमें मिलते हैं। रूट इसमें होती है टैप रूट सिस्टम, लेकिन एक खास बात होती है कि रूट नोड्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, जो कि नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम करते हैं। स्टेम होती है इसकी हर्बेशियस, पाइजम में क्लाइंबिंग होती है क्लाइटोरिया में, इरेक्ट और ग्लैब्रस स्टेम होती है ट्राइगोनेला में, प्रिकली ब्रांचेस मिलती है इराइथ्रीना में। लीव्स कैसी होती है, लीव्स होती है ऑल्टरनेट, रेयरली अपोजिट, ठीक है, पीटियोलेट होती है, स्ट्यूपिलेट होती है, स्ट्यूपल्स फ्री होते हैं और लीफ का विनेशन कैसा होता है, यूनिकोस्टेड रेटिकुलेट विनेशन। इस स्लाइड में हम जो बात करेंगे वो सारे इन सब फैमिलीज़ के जो वेजिटेटिव कैरेक्टर्स है उनके बारे में बात करेंगे। नेक्स्ट में हम उनके रिप्रोडक्टिव कैरेक्टर्स देखेंगे। सीजलपिनोइडी जो सब फैमिली है, इसको सीजलपिनोइडी नाम पड़ा सीजलपिनिया नामक प्लांट से। हैबिट में हर्ब्स, शर्ब्स और ट्रीज तीनों मिलते हैं। हर्ब्स है जैसे केशिया टोरा जो मॉनसून के सीज़न में कॉमनली देखने को मिलती है रोड साइड पर। शर्ब्स में है सीजलपिनिया, ब्राइट ऑरेंज कलर्ड फ्लावर्स होते हैं इसके। और ट्रीज़ में है डिलोनिक्स रीजिया, इसमें भी टैप रूट सिस्टम पाया जाता है। इसकी स्टेम हर्बेशियस से लेकर के वुडी तक होती है क्योंकि ट्रीज भी प्रेजेंट है। इरेक्ट होती है, सिलेंड्रिकल होती है, ब्रांच्ड होती है और सॉलिड होती है, ठीक है। लीव्स कैसी होती है, लीव्स इसमें भी ऑल्टरनेट होती है लेकिन स्टिप्यूल्स प्रेजेंट नहीं होते, जबकि पेपिलियोनेटी में स्टिप्यूल्स प्रेजेंट होते हैं।
जनरली पिन्नेटली कंपाउंड इसकी लीव्स होती है। लीफलेट्स होते हैं स्मॉल, लीफलेट्स ऑबलोंग होते हैं, हैविंग यूनिकोस्टेड रेटिकुलेट विनेशन। ऑबलोंग लीफ कैसी होती है, जैसे अमरूद की पत्तियां होती है ना, उस टाइप की लीव्स होती है, जैसे केशिया टोरा में। ध्यान से देखना, केशिया टोरा में ऐसी लीव्स होती है। और जो इम्पॉर्टेंट सब फैमिली है वो माइमोसेसी फैमिली है, जो कि माइमोसा पुडिका के नाम पे रखी गई है, जिसे कहते हैं टच मी नॉट प्लांट या छुई मुई। इसमें हैबिट में हर्ब्स में माइमोसा पुडिका मिलते हैं, शर्ब्स में अकेशिया कैंसिना मिलते हैं। ध्यान रखना स्पीशीज़, क्योंकि अकेशिया नाइलोटिका तो ट्रीज़ की कैटेगरी में आता है। ट्रीज़ में मिलता है एल्बीजिया लेबेक, अकेशिया नाइलोटिका, प्रोसोपिस जूलीफ्लोरा, ठीक है। रूट में टैप रूट सिस्टम है, स्टेम में वुडी है, इरेक्ट है, सिलेंड्रिकल है, ब्रांच्ड है और सॉलिड है। लीव्स कैसी होती है, इसमें भी ऑल्टरनेट होती है, पीटियोलेट होती है। इसमें वापस क्या हो गई, स्टिप्यूलेट लीव्स। स्टिप्यूल्स किस में मॉडिफाई हो जाते हैं, कांटों में, स्पाइंस में हो जाते हैं मॉडिफाई, ठीक है। लीफलेट्स होती है ऑपोजिट और सब सेसाइल फॉर्म में होती है, एंटायर होती है, ऑबलोंग शेप की होती है। ऑबलोंग कभी भी शेप ध्यान नहीं आया तो क्या देखनी है हमें, अमरूद की लीव्स, तो पता लग जाएगा ऑबलोंग लीव्स कौन सी होती है। अब विनेशन होता है यूनिकोस्टेड रेटिकुलेट। विनेशन तो तीनों सब फैमिलीज में सिमिलर ही है, लेकिन जो सीजल पिनॉइडी है ये एक्स स्टिप्यूलेट होती है और पेपिलियोनेट और माइमोसेसी दोनों स्टिप्यूलेट लीव्स होती है। अब नेक्स्ट हम इसके पढ़ लेते हैं रिप्रोडक्टिव कैरेक्टर्स। इसमें फर्स्ट है पेपिलियोनेटी में इन्फ्लोरेसेंस कैसा होता है, सॉलिटरी एक्सिलरी। सॉलिटरी एक्सिलरी जो इन्फ्लोरेसेंस होता है वो भी साइमोज इन्फ्लोरेसेंस का ही एक सब टाइप है। इसमें क्या होता है कि जब एक्सिलरी बर्ड एक फ्लावर में तब्दील हो जाता है तो उसे कहते हैं सॉलिटरी एक्सिलरी। फ्लावर्स कैसे होते हैं पेपिलियोनेटी में, पेडिसिलेट होते हैं, ब्रैक्ट्स भी प्रेजेंट होते हैं, हर्माफ्रोडाइट होता है लेकिन जाइगोमॉर्फिक कंडीशन में होता है। अब जाइगोमॉर्फिक कंडीशन क्या हुई, एक्टिनोमॉर्फिक की अपोजिट। इसमें क्या होता है कि जब मिडिल में एक लाइन खींची जाती है तो कभी भी फ्लावर्स 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड नहीं होता है। हाइपोगाइनस होता है, कंप्लीट होता है और पेंटामेरस होता है। पेंटामेरस मतलब सेपल्स भी 5 होंगे, पेटल्स भी 5 होंगे, उस कंडीशन को कहते हैं पेंटामेरस। केलिक्स में 5 सेपल्स प्रेजेंट होते हैं और वो गैमोसेपलस कंडीशन में होते हैं, मतलब कि सेपल्स एक दूसरे से जुड़े रहते हैं। और एस्टिवेशन कैसा होता है, इम्ब्रिकेट एस्टिवेशन। इम्ब्रिकेट एस्टिवेशन मैंने लास्ट बताया था, एक सेपल अंदर, एक सेपल बाहर और 3 वेलवेट में, ठीक है। कोरोला में 5 पेटल्स होते हैं, लेकिन ये कैसे होते हैं, पॉलीपेटलस कंडीशन में, जिसमें कि अपर वैक्सिलम होता है, 2 मिडल के विंग्स होते हैं और अंदर के 2 इनरमोस्ट पेटल को क्या कहते हैं, कील कहते हैं। एंड्रोशियम इसमें 10 स्टेमेंस होते हैं जो 9+1 के अरेंजमेंट में जमे होते हैं और बेसी फिक्स्ड होते हैं और इंट्रोज स्टेमेंस होते हैं, मतलब इनर फेसिंग होते हैं। गाइनोशियम में मोनोकार्पेलरी मतलब सिंगल कार्पल, सुपीरियर ओवरी विथ यूनिलॉक्यूलर मार्जिनल प्रेजेंटेशन और बहुत सारे ओव्यूल्स। सेकंड है सीजल पिनॉइडी सब फैमिली। सीजल पिनॉइडी सब फैमिली का इन्फ्लोरेसेंस कैसा होता है, टिपिकल रेसिम टाइप का इन्फ्लोरेसेंस होता है। रेसिमोज इन्फ्लोरेसेंस में क्या होता है, जब मेन एक्सिस इलोंगेटेड होती है और फ्लावर्स पेडिसिलेट और स्टॉक होते हैं तो उसे कहते हैं रेसिम। और रेसिम में क्या होता है कि जो मेन एक्सिस होती है जिस पे फ्लावर्स हो जाते हैं उसके बाद भी वो ग्रो होती रहती है। इसका मतलब कि जो सबसे फर्स्ट जो फ्लावर ग्रो होगा वो नीचे ही रह जाएगा, तो वो ओल्डेस्ट फ्लावर एट द बेस एंड यंगेस्ट फ्लावर एट द टॉप, ठीक है। फ्लावर्स कैसे होते हैं, इसमें पेडिसिलेट होते हैं, ब्रैक्ट्स भी प्रेजेंट होते हैं लेकिन हर्माफ्रोडाइट होते हैं, लेकिन जाइगोमॉर्फिक होते हैं जैसा कि पेपिलियोनेटी में प्रेजेंट थे। हाइपोगाइनस होते हैं, कंप्लीट और पेंटामेरस होते हैं। सारी कंडीशन पेपिलियोनेटी जैसी ही है। केलेक्स इसमें 5 होते हैं, पॉली या गैमोसेपलस कैसे भी हो सकते हैं, पेटेलॉइड होते हैं। कभी भी केशिया फिस्टुला के फ्लावर्स देखना, उसके जो सेपल्स होते हैं वो भी लाइट येलो कलर के होते हैं, मतलब पेटल जैसे दिखते हैं। पेटल कैसे होते हैं, बिल्कुल ब्राइट येलो कलर के। एक सेपल इसमें बोट शेप होता है। कोरोला में 5 पेटल्स पाए जाते हैं, पॉलीपेटलस कंडीशन में होते हैं। एसेंडिंग इम्ब्रिकेट इसका एस्टिवेशन होता है। एंड्रोशियम में 10 स्टेमेंस होते हैं जो 5+5 के अरेंजमेंट में रहते हैं। पॉलीएंड्रस रहते हैं, मतलब स्टेमेंस होते हैं फ्री, स्टेमिनोड्स बन जाते हैं। और एंथर्स कैसे होते हैं, बेसी फिक्स्ड होते हैं। गाइनोशियम में मोनोकार्पिलरी है,
कार्पेल ओवरी सुपीरियर है, मार्जिनल प्रेजेंटेशन है, मैनी ओव्यूल्स है, फ्रूट लेग्यूम होगा तीनों सब फैमिली में, ठीक है। लेकिन केशिया फिस्टुला में पॉड होती है, सिलेंड्रिकल पॉड। माइमोसेसी जो सब फैमिली है उसमें इन्फ्लोरेसेंस है रेसिमोस इन प्रोसोपिस। फ्लावर कैसे हैं, सेसाइल है मतलब स्टॉक नहीं है, कभी कभी पेडिसिलेट भी मिल जाते हैं मतलब स्टॉक प्रेजेंट होती है। ब्रैक्टिएट है, ब्रैक्टिएट तो सब में है। हर्माफ्रोडाइट है, लेकिन माइमोसेसी के फ्लावर्स कैसे हैं, एक्टिनोमॉर्फिक है ना कि जाइगोमॉर्फिक। हाइपोगाइनस है और कंप्लीट है, कभी कभी टेट्रामेरस होते हैं माइमोसा में। केलेक्स 4 हो सकते हैं या 5 हो सकते हैं। गैमोसेप्लस कंडीशन में होते हैं और वेलवेट एस्टिवेशन होता है। कोरोला में 4 या 5 पेटल्स होते हैं, ये पॉलीपेटलस कंडीशन में। अब एंड्रोशियम की बारी है। एंड्रोशियम 4 से लेके कितने भी नंबर तक प्रेजेंट हो सकते हैं। पॉलीएंड्रस कंडीशन में होते हैं और वर्सेटाइल एंथर्स होते हैं। गाइनोशियम में अगेन सेम है, कार्पेल सिंगल होता है, सुपीरियर ओवरी होती है, यूनिलॉक्यूलर होती है, मार्जिनल प्रेजेंटेशन होता है, बहुत सारे ओव्यूल्स होते हैं। फ्रूट इसका होता है लेग्यूम या पॉड। ये हमने पढ़ लिए वेजिटेटिव और रिप्रोडक्टिव कैरेक्टर्स इन तीनों सब फैमिलीज़ के। अब वन बाय वन तीनों सब फैमिलीज़ के कुछ इकोनॉमिक इम्पॉर्टेंट प्लांट्स पढ़ेंगे। सो स्टार्ट करते हैं हम पेपिलियोनेटी से। अब स्टार्ट करते हैं अम्बेलिफेरी, जिसका न्यू नेम है एपीएसी। ये मसालों की फैमिली है, इसका हम मेंबर पढ़ेंगे कोरिएंड्रम सटाइवम। हैबिट होती है इसकी एनुअल हर्ब, रूट है टैप रूट सिस्टम और स्टेम इसकी होती है हर्बेशियस, इरेक्ट, सिलेंड्रिकल, ब्रांच्ड, ग्लैब्रस एंड सॉलिड। लीव्स होती है इसमें ऑल्टरनेटली अरेंज्ड, पीटियोल भी प्रेजेंट होता है। स्टिप्यूल्स एब्सेंट होते हैं, लेकिन लीफ बेस कैसा होता है, शीथिंग होता है, ये स्टेम को कवर किए रहता है। और लीफ होती है डी कंपाउंड, जो कि ये कोरिएंडर की कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। वेरी मच डाइसेक्टेड लीफ इज़ फाउंड इन दिस। लीफलेट्स 2 से 3 लोब्ड होते हैं, लीनियर होते हैं और विनेशन कैसा होता है, यूनिकोस्टेड रेटिकुलेट। इन्फ्लोरेसेंस इसमें मिलता है कंपाउंड अम्बेल, जिसको कि ब्रैक्ट्स का एक ग्रुप सराउंड किए रहता है। अब कंपाउंड अम्बेल में क्या होता है कि जो मेन एक्सिस होती है वो ब्रांच्ड होती है और हर एक ब्रांच से कई सारे फ्लावर्स अराइज होते हैं अम्बल्स में। इसको अम्बल ऑफ अम्बल्स भी कहा जाता है, जो कि कोरिएंड्रम और फिनिक्यूलम, जिसे सौंफ कहते हैं, उसका कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। फ्लावर्स इसमें पेडिसिलेट होते हैं, ब्रैक्टिएट होते हैं, हर्माप्रोडाइट होते हैं। लेकिन अम्बल्स में जो आउटर फ्लावर होते हैं वो जाइगोमॉर्फिक कंडीशन में होते हैं, लेकिन सेंट्रल फ्लावर कैसा होता है, एक्टिनोमॉर्फिक। कंप्लीट होते हैं, एपिगाइनस फ्लावर्स होते हैं, पर्पलिश वाइट कलर के होते हैं। केलेक्स में 5 सेपल प्रेजेंट है गैमोसेप्लस कंडीशन में, और जो केलेक्स ट्यूब होती है वो ओवरी वॉल से चिपकी रहती है। ग्रीन होते हैं सेपल्स और वेलवेट एस्टिवेशन में मिलते हैं। कोरोला में 5 पेटल्स है, लेकिन पॉलीपेटलस कंडीशन में है। आउटर फ्लावर्स के जो पेटल्स होते हैं वो अनइक्वल होते हैं। पीछे के 2 बाइलोब्ड होते हैं, लेटरल 2 लार्ज होते हैं और बाइलोब्ड होते हैं। एंटीरियर 1 लार्ज होता है, बाइलोब्ड होता है और एस्टिवेशन कैसा होता है, इम्ब्रिकेट एस्टिवेशन। एंड्रोशियम में 5 स्टेमेंस मिलते हैं, जो कि पॉलीएंड्रस कंडीशन में होते हैं। डाइथिकस मतलब एंथरलोब कितने होंगे, 4, और मोनोथिकस में कितने होते हैं, एंथरलोब 2। ये पेटल के साथ ऑल्टरनेटिंग अरेंजमेंट में रहते हैं। एंथर्स कैसे होते हैं, डॉर्सीफिक्स्ड, और फिलामेंट्स होता है फिलीफॉर्म। गाइनोशियम में बाई कार्पेलरी होती है, मतलब 2 कार्पेल्स प्रेजेंट होते हैं। कार्पल्स फ्री नहीं होते हैं, सिन कार्पस कंडीशन में होते हैं। ओवरी इन्फीरियर, जैसा कि फ्लावर में देखा एपिगाइनस कंडीशन, सो ओवरी इज इन्फीरियर। प्लेजेंटेशन होता है एक्साइल, 2 स्टाइल्स प्रेजेंट होते हैं और फ्रूट को क्या कहते हैं हम इसके, क्रीमोकार्प। अब एम्बेलिफेरी के मेंबर में कुछ मेंबर्स होते हैं जो कि इकोनॉमिकल इम्पोर्टेंस के होते हैं, जिसमें हाइड्रोकोटाइल जेवेनिका और हाइड्रोकोटाइल एसिएटिका मेडिसिनली इम्पॉर्टेंट प्लांट्स होते हैं। फिनिकुलम वल्गैर, जिसे फेनेल या सौंफ कहा जाता है, ये इम्पॉर्टेंट कॉन्डिमेंट होती है। कोरिएंड्रम सटाइवम सब जानते हैं, करीज को फ्लेवर करने के काम आती है और मेडिसिनली इम्पॉर्टेंट होती है। ये कंप्लीट हो गई एम्बेलिफेरी। अब नेक्स्ट है हमारे पास एस्टरेसी। एस्टरेसी सनफ्लावर की फैमिली है और इसमें हम जो मेंबर डिस्कस करेंगे वो है हेलियंथस एनस, दैट इज सनफ्लावर। होती है इसमें हर्ब, रूट होती है टैप रूट सिस्टम, स्टेम होती है हर्बेशियस, इरेक्ट, सिलेंड्रिकल, प्यूबिसेंट, प्यूबिसेंट मतलब छोटे छोटे हेयर्स प्रेजेंट होते हैं, ब्रांच्ड होती है और सॉलिड होती है। लीव्स होती है इसमें ऑल्टरनेट, डायग्राम में देख सकते हैं।
पीटियोल प्रेजेंट होता है, एक्स स्टिपुलेट होती है, सिंपल होती है, लीफ भी प्यूबिसेंट होती है, मार्जिन इसके लीफ के सीरेट होते हैं और विनेशन कैसा होता है, यूनिकोस्टेट रेटिकुलेट। इन्फ्लोरेसेंस इसमें स्पेशल टाइप का होता है, कैपिटुलम, जिसमें कि एक ब्रैक्ट्स के पूरे वर्ल्ड से सराउंडेड रहता है। जो पेरीफेरी पे, आउटर वर्ल्ड पे जो फ्लावर्स प्रेजेंट है जिसे कहते हैं रे फ्लोरेट्स, और सेंटर में जो फ्लावर प्रेजेंट है उसे कहते हैं डिस्क फ्लोरेट्स। ये जो पेटल्स जैसे इस फ्लावर में दिख रहे हैं, सनफ्लावर में, उसको क्या कहेंगे, रे फ्लोरेट्स। और जो बीच की जो डिस्क है उस पर प्रेजेंट है फ्लावर्स, उसको क्या कहेंगे, डिस्क फ्लोरेट्स। फ्लावर्स इसमें सेसाइल होते हैं, लाइग्यूलेट होते हैं, छोटा सा लाइग्यूल प्रेजेंट होता है, ब्रैक्ट्स प्रेजेंट होते हैं, या तो इसके फ्लावर पिस्टिलेट होंगे मतलब फीमेल पार्ट प्रेजेंट होगा, या फिर न्यूटर रहेंगे। ये फ्लावर कैसे होते हैं, इसमें एंड्रोशियम एब्सेंट होता है, ठीक है। जाइगोमॉर्फिक कंडीशन में होते हैं। एपिगाइनस कंडीशन में कब होते हैं, जब कार्पेल प्रेजेंट होता है, और इनकम्प्लीट होते हैं क्योंकि इसमें एंड्रोशियम होता है एब्सेंट। केलेक्स मॉडिफाई हो जाता है पेपस के फॉर्म में। कोरोला में 5 पेटल्स होते हैं, वो गैमोपेटलस कंडीशन में होते हैं, स्ट्रैप्ड होते हैं और हाईली अट्रैक्टिव होते हैं, ताकि वो इंसेक्ट्स को पॉलिनेशन के लिए अट्रैक्ट कर सकें। ये जो पेपस वाला जो क्वेश्चन है वो कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि पेपस किसका मॉडिफिकेशन है, केलेक्स का, और पूछा जाता है कि कौन सी फैमिली में होता है या कौन से फ्लावर में मिलता है। सो एंड्रोशियम इसमें एब्सेंट होता है। गाइनोशियम या तो एब्सेंट होता है और अगर प्रेजेंट होगा तो बाई कार्पेलरी होगी, सिन कार्पस होंगे, ओवरी इन्फीरियर होती है, यूनिलॉक्यूलर होते हैं और प्लेजेंटेशन होता है बेसल। स्टाइल 1 होता है और स्टिग्मा कैसा होता है, बाइफिड, ऊपर से जाके 2 में डिवाइड होता है। फ्रूट इसमें एब्सेंट होता है और अगर प्रेजेंट होगा तो वो फ्रूट होगा सिप्सेला। ये हमने एस्टरेसी में हेलियंथस एनस सनफ्लावर को डिस्कस करा है। अब इसके इकोनॉमिक इम्पॉर्टेंस देखते हैं। इकोनॉमिक इम्पॉर्टेंस में सबसे ज़्यादा ऑर्नामेंटल के रूप में इसका यूज़ लिया जाता है इस फैमिली के प्लांट्स का, जैसे कि डहेलिया, जिनिया, कॉस्मोस, कैलेंड्यूला, एस्टर, गैलार्डिया, साइनारा, ठीक है। ये सारे प्लांट्स कैसे हैं, ऑर्नामेंटली यूज़फुल। फिर एलियंथस एनस, जिसमें सनफ्लावर है, सनफ्लावर को उसके ऑयल के लिए कल्टीवेट किया जाता है, उसके ब्यूटीफुल फ्लावर के लिए कल्टीवेट किया जाता है। क्रिजनथेमम भी एक कॉमन ऑर्नामेंटल प्लांट है। सॉन्कस और लोनिया ये 2 एनुअल हर्ब्स है जिसमें ब्राइट येलो बाइसेक्सुअल फ्लावर्स मिलते हैं, ठीक है। इसमें जेंथियम एक वाइल्ड एनुअल है जिसमें कि स्पाइंस मिलते हैं, या आपको मॉनसून सीजन में कॉमनली देखने को मिल जाएगा। एक्लिप्टा अल्बा ये स्मॉल वीड है और मॉइस्ट प्लेसेस पर मिलती है। एक्लिप्टा अल्बा वही है जिसे हम ब्राह्मी कहते हैं, ठीक है, सॉरी भृंगराज कहते हैं, नॉट ब्राह्मी, भृंगराज। ट्राइडेक्स प्रोकम्बेंस एक वाइल्ड हर्ब है जो कि स्मॉल स्ट्रीम्स के किनारे पर लगती है, ठीक है। ये सारे इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस के प्लांट्स थे एस्टरेसी में। अब नेक्स्ट हम फैमिली पढ़ने जा रहे हैं, वो मोनोकॉट की फैमिली है, वो है पोएसी, जिसका ओल्ड नेम है ग्रैमिनी। के कुछ फीचर्स देख लेते हैं। इस फैमिली में करीबन 500 जेनेरा है और 4000 स्पीशीज़ है। पोएसी फैमिली के प्लांट्स जनरली हर्ब्स है और कुछ एक ट्रीज़ भी प्रेजेंट होते हैं। स्टेम्स इसमें हर्बेशियस से वुडी होती है, लीव्स इसमें ऑल्टरनेट होती है, कुछ एक इसमें ज़्यादातर तो कल्टीवेटेड क्रॉप्स मिलते हैं, सीरियल्स, फूड ग्रेन्स, ये सारे प्लांट्स इसमें मिलते हैं। और ये बेंथम एंड हुकर क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग मोनोकॉट्स में पाई जाती है। सो स्टार्ट करते हैं हम। ट्रिटिकम वल्गैर जो है वीट, इसकी हैबिट है अ कल्टिवेटेड एनुअल क्रॉप। रूट है इसकी एडवेंटिशियस रूट। स्टेम है हर्बेशियस, इरेक्ट, सिलेंड्रिकल, ग्लैब्रस, अनब्रांच्ड और फिस्ट्यूलर। फिस्ट्यूलर स्टेम जो ये सीरियल क्रॉप से उसकी कैरेक्टरिस्टिक फीचर होती है, आगे मैं बताऊंगी फिस्ट्यूलर कौन सी होती है। लीफ होती है इसकी ऑल्टरनेट, सेसाइल होती है, डायरेक्ट मेन स्टेम से जुड़ जाती है, कोई पिटियोल प्रेजेंट नहीं होता है। लीफ बेस इसका शीथिंग होता है, मार्जिन एंटायर होती है लीफ की। एपेक्स जो होता है वो एक्यूट होता है और इसका विनेशन कैसा होता है, यूनिकोस्टेड पैरेलल विनेशन, ठीक है। इन्फ्लोरेसेंस होती है कंपाउंड स्पाइक्स की फॉर्म में और फ्लावर होते हैं इसमें सेसाइल।
ब्रैक्टिएट होते हैं, ब्रैक्ट्स पेलिया के फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं, फ्लावर्स होते हैं जाइगोमॉर्फिक, हर्माफ्रोडाइट, हाइपोगाइनस और कंप्लीट फ्लावर्स। पेरियांथ, अब पेरियांथ किसे कहते हैं? सेपल और पेटल को मिलाकर बनता है पेरियांथ, जिसमें 2 टेपल्स प्रेजेंट होते हैं लॉडिक्यूल्स के फॉर्म में। आप इस डायग्राम में देख सकते हैं, ए नंबर के डायग्राम में वीट का ट्विग प्रेजेंट है और बी जो डायग्राम है उसमें वीट का फ्लावर प्रेजेंट है, जिसमें कि फर्स्ट नंबर पर है ग्लूम्स, सेकंड है ये पेलिया जो कि ब्रैक्ट है, थर्ड पर है लॉडिक्यूल्स, ठीक है, जो कि पेरियांथ है, फोर्थ पर है स्टेमेंस और फिफ्थ पर क्या है? फेदरी स्टिग्मा कार्पेल के साथ में। अब इसमें एंड्रोशियम जो है वो 3 स्टेमेंस होते हैं जो कि पॉलीएंड्रस कंडीशन में प्रेजेंट होते हैं। एंथर्स इसमें वर्सेटाइल होते हैं और फिलामेंट्स कैसे होते हैं? लॉन्ग फिलामेंट्स होते हैं। गाइनोशियम में मोनोकार्पेलरी कार्पेल होता है, ओवरी सुपीरियर होती है, यूनिलॉक्यूलर होती है, मार्जिनल प्रेजेंटेशन होता है, स्टाइल फिलीफॉर्म होता है, आप उस डायग्राम में देख सकते हैं, और स्टिग्मा कैसा होता है? फेदरी, और इसके फ्रूट को क्या कहा जाता है? कैरियोप्सिस, ठीक है। सो ये हमने कुछ फीचर्स देखे ट्रिटिकम के। अब इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस के जो प्लांट्स हैं पोएसी फैमिली के, उसे डिस्कस कर लेते हैं। सो इसमें सबसे फर्स्ट है जियामेज। जियामेज जिसे हम कहते हैं मेज़, मकई, वो भी फूड क्रॉप है, फॉडर क्रॉप है, दोनों वे में यूज़ किया जाता है। कल्टीवेटेड क्रॉप है। एवेना सटाइवा फील्ड्स में कल्टीवेटेड होता है। एंट्रोपोगन सॉरगम जिसे जोआर कहते हैं वो एक इम्पॉर्टेंट क्रॉप है। उसके बाद में बैम्बूसा एरुंडिनेसी जो कि बैम्बू है वो वाइल्ड भी ग्रो होता है और उसे कल्टीवेट भी किया जाता है। बैम्बू भी पोएसी का मेंबर है जो कि ट्री की कैटेगरी में आता है, ठीक है। साइनोडॉन डेक्टाइलॉन जिसे धूप घास कहते हैं वो लॉन्स में ग्रो की जाती है और फॉडर की तरह भी यूज़ की जाती है। हॉर्डियम वल्गैर जो बार्ले है ये भी इम्पॉर्टेंट कल्टीवेटेड क्रॉप है। ओराइजा सटाइवा राइस ये स्टेपल फूड है कई सारे कंट्रीज़ में। पेनिसेटम टाइफॉइडियम जिसे बाजरा कहते हैं अनादर इम्पॉर्टेंट क्रॉप है एरिड रीजन्स का। सेकेरम ऑफिसिनेरम शुगर केन वो भी वैल्यूबल कैश क्रॉप है हमारी कंट्री में, ठीक है। सॉरगम वल्गैरी जिसे चारा कहते हैं वो फॉडर के रूप में लिया जाता है उसका यूज़। और ट्रिटिकम वल्गैर आपको सबको पता ही है ये वीट है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्रॉप ऑफ द कंट्री। देन है सिकेल सिरेल, ये यूरोप में फूड की तरह इसको कल्टीवेट किया जाता है, लेकिन ये ब्रेसिका की जो राई वाली स्पीशीज़ है उससे बहुत डिफरेंट होता है। तो ये थे कुछ एक इकोनॉमिक इम्पॉर्टेंट प्लांट्स पोएसी फैमिली के। और इसी तरह हमारा फैमिली का जो डिस्क्रिप्शन था, डिफरेंट जो फैमिलीज दी थी सिलेबस में, वो सारी हमने कंप्लीट कर ली है। सिलेबस था टेक्सोनॉमी का ACF के पेपर में, वो हम कंप्लीट कर चुके हैं, लेकिन 2-3 शॉर्ट पॉइंट्स और देख लेते हैं, जैसे कि क्लासिफिकेशन ऑफ एंजियोस्पर्म्स। एंजियोस्पर्म्स का क्लासिफिकेशन मेनली फ्लोरल कैरेक्टर्स पर बेस्ड होता है, क्योंकि वो फ्लोरल कैरेक्टर्स वेजिटेटिव पार्ट से ज़्यादा स्टेबल और कंजर्वेटिव होते हैं। जो 3 मेन सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन है वो है फर्स्ट आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, सेकेंड है नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन और थर्ड है फाइलोजेनेटिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन वो क्लासिफिकेशन है जिसमें कि प्लांट्स को एक या एक से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर्स के बेसिस पर क्लासीफाई किया जाता है। इसमें से किसने इम्पॉर्टेंट वर्क किया है आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन के लिए, वो है हमारे फादर ऑफ बॉटनी थियोफ्रेस्टस, ठीक है। ही वॉज इनिशिएटर ऑफ प्लांट क्लासिफिकेशन और सिस्टमेटिक बॉटनी। थियोफ्रेस्टस ही ऐसे इंसान हैं जिन्होंने सबसे पहले हर्ब्स, अंडरशर्ब्स, शर्ब्स और ट्रीज़ की डेफिनेशन दी। थियोफ्रेस्टस ने ही सबसे पहले एनुअल्स, बाइनियल्स और पेरिनियल्स में डिफरेंस बताया, और उन्होंने 500 प्लांट्स के नेम्स और डिस्क्रिप्शन दिए अपनी किताब हिस्टोरिया प्लांटेरम में, विच इज़ द ओल्डेस्ट बॉटेनिकल बुक इन एग्जिस्टेंस। और जो आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन है वो अर्लीस्ट सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन में गिना जाता है, और ये डोमिनेंट रहा 300 BC से लेकर 1830 AD तक। कुछ और भी वर्कर्स हैं इस एरा के, वो हैं डायोस्कॉर्डोइस, एंड्रिया सीजल पिनो, जॉन रे,
कैमरारियस और लिनेयस। कैमरारियस ऐसे फर्स्ट पर्सन हैं जिन्होंने प्लांट में सेक्सुअलिटी को रिकॉग्नाइज किया। जॉन रे ने स्पीशीज टर्म को इंट्रोड्यूस किया और कैरोलस लिनेयस को तो हम जानते ही स्टार्टिंग में पढ़ लिया था। ही इज़ कॉल्ड एज द फादर ऑफ टैक्सोनॉमी और द फादर ऑफ मॉडर्न बॉटनी। उनका जन्म 1707 में एक छोटे से रशुल्ट नाम के विलेज में हुआ था स्वीडन के अंदर। और दो इम्पॉर्टेंट बुक्स उन्होंने लिखी है, फिलोसोफिया बॉटनिका और स्पीशीज प्लांटेरम। स्पीशीज प्लांटेरम में उन्होंने क्या दिया है, बाइनोमियल सिस्टम ऑफ नॉमेनक्लेचर। ठीक है। लिनियस के कुछ इंपॉर्टेंट बुक है, सिस्टमा नेचुरे, हॉर्टस अप्लैंडिकस, हॉर्टस क्लिफोर्टियनस, ये कुछ इनकी इंपॉर्टेंट बुक्स है। फिर नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट है उसके बाद फाइलोजेनेटिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। फाइलोजेनेटिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन वो क्लासिफिकेशन होता है जिसमें फाइलोजेनेटिक या इवोल्यूशनरी टेंडेंसी को कंसिडर किया जाता है क्लासीफाई करते समय। और ये क्लासिफिकेशन कब एग्जिस्टेंस में आया, जब चार्ल्स डार्विन की किताब ओरिजिन ऑफ स्पीशीज़ पब्लिश हुई। उसके बाद ही इवोल्यूशनरी कैरेक्टर्स को भी काम में लिया जाने लगा। Widely known classification of this era are those of Engler and Prandtl, Randall, Bessie, John Hutchinson and two modern of Takhtajan and Cronquist। ठीक है। इसमें सबसे फेमस क्लासिफिकेशन है फाइलोजेनेटिक में एंगलर एंड प्रेंटल का क्लासिफिकेशन। एंगलर एंड प्रेंटल ने अपना फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन 23 वॉल्यूम्स में पब्लिश किया अपनी किताब में डाई नेचुरलाइकेन फ्लेंजन फेमिलिन में। ठीक है। उस क्लासिफिकेशन में उन्होंने करीब 280 फैमिलीज़ का डिस्क्रिप्शन दिया और उन्होंने पॉलीफाइलेटिक ओरिजिन को यूज़ में लिया। मतलब कि एक क्लासिफिकेशन को करने के लिए उन्होंने कई सारे पैरामीटर्स को ध्यान में रखा। ठीक है। ये सारी कुछ इम्पॉर्टेंट बातें थी एंगलर एंड प्रेंटल के लिए। उसके बाद में बेसी का क्लासिफिकेशन भी कई बार पढ़ा जाता है और उन्होंने अपने क्लासिफिकेशन को नाम दिया द फाइलोजेनेटिक टैक्सोनॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट। अब नेक्स्ट है हचिंगसन। हचिंगसन एक इंग्लिश बॉटनिस्ट थे और वो रॉयल बॉटनिक गार्डन के डायरेक्टर थे। ही गेव हिज फाइलोजेनेटिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन इन 2 वॉल्यूम्स। और किस में दिया, द फैमिलीज ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स में 2 वॉल्यूम्स में अपना क्लासिफिकेशन दिया। और उनका क्लासिफिकेशन बेंथम एंड हुकर से क्लोजली रिलेटेड था। ठीक है। सो ये कुछ बातें हमने जानी इम्पॉर्टेंट क्लासिफिकेशंस के बारे में। बाद लास्ट में है तख्ताजन। तख्ताजन ने एंजियोस्पर्म्स को मैग्नोलियोफाइटा टर्म दी। अकॉर्डिंग टू तख्ताजन, टैक्सोनॉमी विदाउट फाइलोजेनी में बी लाइकेंड टू बोन्स विदाउट फ्लैश। उन्होंने इस तरह की टर्म्स दी। और कॉन्क्रिस्ट ने जो क्लासिफिकेशन दिया था उसमें उन्होंने एंजियोस्पर्म्स को मैग्नोलियोफाइटा नाम दिया और 1981 में अपना क्लासिफिकेशन दिया। और लास्ट में है थॉर्न। उन्होंने 1981 में ही अपना क्लासिफिकेशन दिया और एनोनोप्सिडा टर्म दी एंजियोस्पर्म्स को। सो बेसिकली जो लास्ट में जो क्लासिफिकेशन आए वो क्लासिफिकेशन ज़्यादातर मॉडर्न क्लासिफिकेशन कहलाए या वो कहलाए कि वो इवोल्यूशनरी कैरेक्टर्स पर बेस्ड क्लासिफिकेशन थे। तो ये हमने कुछ बातें जानी क्लासिफिकेशन के बारे में और इसी तरह हमारा टैक्सोनॉमी का सिलेबस होता है कंप्लीट। आई होप आप लोगों को ये लेसन अच्छा लगा होगा। जितने भी हमने प्लांट्स स्टडी किए हैं और उनकी फैमिलीज़ भी लर्न करी है, क्लासिफिकेशन देखा है, पूरी टैक्सोनॉमी पढ़ी है। सो टैक्सोनॉमी से ही रिलेटेड टॉपिक को अब हम आगे स्टडी करेंगे। या तो हम फर्स्ट मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स पढ़ लेंगे या फिर हम स्टडी कर लेंगे इकोनॉमिक बॉटनी। इकोनॉमिक बॉटनी में कुछ एक इम्पॉर्टेंट प्लांट्स दिए हुए हैं आपके, जैसे गम यील्डिंग प्लांट्स, रेजिन यील्डिंग प्लांट्स, ऑयल यील्डिंग प्लांट्स, सीरियल क्रॉप्स, फूड ग्रेन्स, फॉडर, मेडिसिनल प्लांट्स। ये कुछ एक प्लांट्स का डिस्क्रिप्शन है, वो हम नेक्स्ट वीडियो में कर लेंगे। और देखिए जब भी इकोनॉमिक बॉटनी पढ़ते हैं तो उसमें से क्वेश्चन किस चीज़ में से आता है, उसमें आएगा या तो कौन से प्लांट से रेजिन निकलता है, कौन से प्लांट
ऑयल यूज्ड होता है, मेडिसिनल इम्पॉर्टेंस किस चीज़ की है उस प्लांट में, रूट की है, स्टेम की है, लीफ की है, फ्लावर की या फ्रूट की, इस तरह पूछ लिया जाता है। या वो कौन सी फैमिली से बिलोंग करता है ये पूछ लिया जाता है। या फिर बॉटनिकल नेम देकर आपको पूछ लेते हैं कि ये इसका वर्नेक्युलर नेम बताओ या फिर बताओ कि ये कौन सी फैमिली से बिलोंग करता है। सो इस तरह के क्वेश्चंस भी पूछ लिए जाते हैं। और टैक्सोनॉमी में आपने जितना भी सिलेबस पढ़ा है इसमें से क्वेश्चन आएगा ही आएगा। या तो आपको फैमिलीज़ पर क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा, क्लासिफिकेशन पे पूछ सकते हैं, प्रायोरिटी प्रिंसिपल इंपॉर्टेंट है, टाइपिफिकेशन में आपको क्वेश्चन दे सकते हैं कि होलो टाइप किसे कहते हैं, सिन टाइप किसे कहते हैं। सो सारे टाइपिफिकेशन भी हमने स्टडी कर लिए हैं। ठीक है, बेसिक जो नॉलेज है कि कौन फादर ऑफ टैक्सोनॉमी कहलाते हैं, कौन सी टर्म किसे दी गई है, ये सारी चीज़ें हमने स्टडी कर ली है। सो आपको वीडियोस कैसे लग रहे हैं? अगर वीडियोस अच्छे लग रहे हैं सो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। और ये सारा जो हमने डिस्क्रिप्शन पढ़ा इसे अगर आप बार बार रिवाइज़ करेंगे और नोट्स बनाकर स्टडी करेंगे तो आप अच्छे से समझ पाएंगे। ठीक है, थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड स्टे ट्यून फॉर more new videos.